वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो है डिटरमाइन किया जाता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो अंशों का मूल्यांकन जो है, ठीक है, कब किया जाता है? जब कंपनी वाइंड अप में जा रही हो या वाइंड अप में जाकर के जब कोई नई कंपनी खरीदता है, यानी नई कंपनी जब बनाता है, या किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के द्वारा जो कंपनी वाइंड अप में गई उसको जब खरीदा जाता है, यानी कि कंपनी अमालगमेट हो रही हो, रिकंस्ट्रक्शन में जा रही हो, या लिक्विडेशन में जा रही हो, या कोई अन्य व्यक्ति उस कंपनी को परचेज कर रहा हो, ऐसी सिचुएशन में कंपनी के अंशों का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसके जो मेथड्स होते हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के मेथड्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला मेथड होता है नेट एसेट वैल्यू मेथड। नेट एसेट वैल्यू मेथड, नेट एसेट वैल्यू मेथड। अब नेट एसेट वैल्यू मेथड के अंतर्गत यहाँ पर 2 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन कहा जाता है बाई रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, बाई रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो भी हमको नेट एसेट वैल्यू काउंट करनी होगी तो रिजर्व एंड सरप्लस के माध्यम से ज्ञात करनी होगी। कैसे? तो रिजर्व एंड सरप्लस के माध्यम से कैसे आ जाएंगे? तो नेट एसेट वैल्यू यहाँ पर निकालने का फार्मूला हो जाएगा नेट एसेट वैल्यू बराबर, तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा टोटल शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैप यहाँ पर हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन माइनस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन माइनस डिफर्ड एक्सपेंसेस। डिफर्ड एक्सपेंसेस, डिफर्ड एक्सपेंसेस कौन से होंगे? जैसे प्राइमरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन। तो इस तरह के जितने भी होंगे सब डिफर्ड एक्सपेंसेस कहलाएंगे। तो ये जो फार्मूला होता है नेट एसेट वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ शेयर का नेट एसेट वैल्यू मेथड के अंतर्गत शेयर इक्वल टू यहाँ पर होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फार्मूला हो जाता है नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नेट एसेट वैल्यू मेथड के अंतर्गत वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालने का फार्मूला हो जाता है, ये हो गया नेट एसेट वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब नेट एसेट वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक तो बाई रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस के द्वारा ये फार्मूला हो गया, क्या हो जाएगा नेट एसेट वैल्यू इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन माइनस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन माइनस डिफर्ड एक्सपेंसेस। तो ये तुम्हारा हो जाएगा बाई रिजर्व एंड सरप्लस मेथड से। दूसरा केस यहीं पर हमारा बनता है बाई एसेट एंड लायबिलिटीज, एसेट एंड लायबिलिटीज। अब एसेट एंड लायबिलिटीज के माध्यम से क्या बनता है, फार्मूला क्या होगा? नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू इक्वल टू फार्मूला इसमें हो जाएगा टोटल एसेट, टोटल एसेट एज पर बैलेंस शीट, या टोटल एसेट जैसे भी है, ठीक है। टोटल एसेट यहाँ पर लिखेंगे एज पर बैलेंस शीट है। कभी कभी क्या होता है रिवैल्यूएट वैल्यू दी होती है, तो रिवैल्यूएट वैल्यू ही लिखेंगे यहाँ पर। तो टोटल एसेट इसमें से माइनस कर देंगे डिफर्ड एक्सपेंसेस, डिफर्ड एक्सपेंसेस। डिफर्ड एक्सपेंसेस के जाने पर यहाँ पर आ जाएगी रियल एसेट, जो रियल वैल्यू ऑफ एसेट है वो निकल आएगी। अब रियल एसेट जो भी निकल कर आएगी उसमें से हम इसमें लेस कर देंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंतर्गत जितनी लॉन्ग टर्म और मतलब नॉन करंट और करंट लायबिलिटी दोनों आ जाएंगी यहाँ। एक्सटर्नल में कौन कौन सी आएगी? नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, दोनों यहाँ पर लायबिलिटी आ जाएंगी एक्सटर्नल में। तो ये तुम्हारा नेट एसेट, इसका जो है नेट एसेट निकालने का फार्मूला होता है एसेट लायबिलिटी के अंदर टोटल एसेट माइनस डिफर्ड एक्सपेंसेस माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो ये तुम्हारे पास नेट एसेट वैल्यू निकल आएगी। अब देखो इसका दूसरा मेथड जो होता है, पहला मेथड कौन सा था?
नेट एसेट वैल्यू मेथड, नेट एसेट वैल्यू मेथड, और दूसरा इसका होता है यील्ड मेथड। इसको हम इनकम मेथड भी कह सकते हैं, यील्ड और इनकम मेथड। इनकम मेथड जो होता है वो दो टाइप का होता है। इनकम मेथड दो टाइप का होता है। इनकम मेथड दो टाइप का होता है। सबसे पहले आ जाएगा बेसिस ऑन द रेट ऑफ डिविडेंड। दूसरा हो जाता है बेसिस ऑन द रेट ऑफ अर्निंग। अब यहाँ डिविडेंड का मतलब हो गया कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो उसका रेट क्या है, तो उसका सबसे पहले रेट फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर रेट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या, इसका पहला पार्ट समझ में ये हो जाएगा। सबसे पहले निकालेंगे इसमें रेट ऑफ डिविडेंड, और रेट ऑफ डिविडेंड को निकलेगा जब अर्निंग जो होती है, अर्निंग के आधार पर या उसमें दिया होता है कि इतने रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से डिविडेंड निकालेंगे। रेट ऑफ डिविडेंड निकालने का फार्मूला हो जाएगा डिविडेंड इंटू 100 अपॉन में पेड अप कैपिटल। अब डिविडेंड इक्विटी का है तो पेड अप इक्विटी कैपिटल हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर है तो पेड अप प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा। यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद जब हम इसका वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे, यानी दूसरा पॉइंट लगा देंगे वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू, निकालने का फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा रेट ऑफ डिविडेंड इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर। एक शेयर की पेड अप वैल्यू कितनी है, और अपॉन में हो जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो यहाँ पर जो है, जब इनकम मेथड के अंदर पहला जो हमारा है बेसिस ऑन द रेट ऑफ डिविडेंड, तो रेट ऑफ डिविडेंड में क्वेश्चन में दिया रहता है कि डिविडेंड कितना % दिया जा रहा है या डिविडेंड कितने रुपए का दिया जा रहा है। इनकेस ऐसा नहीं होता तो ये दिया होता है कि अर्निंग हमारे पास इतने रुपए की हो रही है, जैसे मान लो अर्निंग 5 रुपए की हो रही है, कह रहा है इसके ऊपर 40% डिविडेंड पे किया जा रहा है। तो जो 5 रुपये हुआ तो 5 रुपये का 40% निकालिए 2 रुपये, तो डिविडेंड हमारा निकल आएगा 2 रुपये। पेड अप वैल्यू कैपिटल कितनी है और शेयर कितना है, तो इसके हिसाब से ये निकाल लेंगे। इसके बाद जब हम वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे, इसकी जो भी शेयर होगा, इक्विटी होगा तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस होगा तो वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पर आ जाएगा रेट ऑफ डिविडेंड इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर। जो शेयर की पेड अप वैल्यू होगी, कॉल्ड अप वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों में अंतर होता है। पेड अप वैल्यू वो होती है जो पब्लिक जो सब्सक्रिप्शन के दौरान हमें पे करती है, पब्लिक जो हमें पे करती है, तो जो पे करती वो वैल्यू जितनी होगी। कभी कभी क्या होती है, बोलते हैं कि 10 रुपये का शेयर था, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी लेकिन पेड अप वैल्यू 8 रुपीज़, तो 8 रुपये जो पेड अप वैल्यू वो यहाँ लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल रेट उसके अंदर दिया होगा। नॉर्मल रेट का मतलब होता है कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट किए उसके अंदर जो कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं, उस कैपिटल के ऊपर नॉर्मल यील्ड हमारा कितना होना चाहिए, तो वो नॉर्मल रेट यहाँ पर आता है। नॉर्मली नॉर्मल रेट जो होता है वो 10% का होता है। वैसे अलग अलग बिजनेस के आधार पर अपना अपना रेट, अपना जो नॉर्मल जितना उनको लेना होता है वो अपने हिसाब से रखते हैं, 10%, 12% या 15%, ठीक है। नॉर्मली जो अगर देखा जाए तो 10% अर्निंग का रेट होता है। तो ये तो हो गया हमारा रेट, बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड। अब इसी प्रकार से आ जाते हैं अर्निंग में। तो अर्निंग में सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पहला फार्मूला जो निकल आएगा वो होगा रेट ऑफ अर्निंग। अब रेट ऑफ अर्निंग निकालने के लिए सबसे पहले नेट अर्निंग यहाँ पर हो जाएगा ए पार्ट रेट ऑफ अर्निंग। तो रेट ऑफ अर्निंग निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे नेट अर्निंग। यहाँ पर नेट अर्निंग का मतलब है कि जो भी हमारे पास अर्न हुआ है उसके अंदर से डिविडेंड जो भी पे किए गए हैं, इसका भी स्ट्रक्चर बताएंगे नेट अर्निंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेट अर्निंग इंटू 100 अपॉन पेड अप
कैपिटल, जो भी कैपिटल हो यहाँ पर इक्विटी कैपिटल आएगी, पेड अप इक्विटी कैपिटल, ठीक है। तो अब इसके बाद में इसमें यहाँ पर पेड अप इक्विटी कैपिटल ही आएगा अर्निंग में, पेड अप इक्विटी कैपिटल। अब इसके बाद क्या है, इसका जब दूसरा जो फॉर्मूला हो जाएगा बी, तो यहाँ पर निकालेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, या वैल्यू ऑफ यहाँ पर शेयर लिखते हैं, इक्विटी निकालना हो तो इक्विटी लिखेंगे, प्रेफरेंस निकालना हो तो प्रेफरेंस लिखेंगे। तो वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू, निकालेंगे यहाँ फार्मूला हो जाएगा रेट ऑफ अर्निंग इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हो गया। तो नेट अर्निंग का मतलब रेट ऑफ अर्निंग के मेथड के अंतर्गत जो है, जब सबसे पहले हम रेट ऑफ अर्निंग निकालेंगे। रेट ऑफ अर्निंग के लिए हमको नेट अर्निंग चाहिए कि आखिर जो हमारे बिजनेस जो शेयर लगे हुए हैं उसके अपेक्षा या बिजनेस के अंदर हमारी अर्निंग कितनी हो रही है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो ये फाइनली अकाउंट में बताया गया स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, ठीक है। तो उसमें नेट अर्निंग हम निकाल लेंगे कितनी निकलेगी उनकी। अब नेट अर्निंग यहाँ पर कौन सी होगी, जो इंटरनल होगी अर्निंग, यानी सारी जितनी भी आउटसाइडर्स हमारे पास ड्यूज हैं उनको घटाने के बाद या उनको देने के बाद, जैसे टैक्सेस हैं, डिविडेंड्स हैं, या और कुछ प्रॉफिट से कुछ ट्रांसफर किया गया जैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, तो इन सब चीज़ों को हटाने के बाद जो बचेगा उसको नेट अर्निंग बोलेंगे। यहाँ पर इसके बाद ये रेट ऑफ अर्निंग निकल आएगी। रेट ऑफ अर्निंग निकालने के बाद वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे। अब देखो नेट अर्निंग किस प्रकार निकलेगी। अब नेट अर्निंग निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे नेट अर्निंग, यहाँ पर एक प्रकार का वर्किंग नोट भी बन जाता है। नेट अर्निंग निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा। अब इसमें हम यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो भी दिया हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या हो सकता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो, या कुछ भी दिया हो सकता है। मतलब प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा, ये पूरा फॉर्मेट बता रहे हैं। तो प्रॉफिट आ जाएगा जो भी हमारे तक जो जनरेट हुआ है कंपनी के अंदर, वो प्रॉफिट आ गया। इसमें से सबसे पहले लेस करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अगर प्रॉफिट में से कुछ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के बाद जो भी बचेगा इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। और प्रोविजन फॉर टैक्स जो क्वेश्चन में दिया हो वो लिखेंगे, वरना एज पर रूल अकॉर्डिंग टू रूल कंपनीज एक्ट 2013, तो उसके अंतर्गत जो हमारा रूल है जो, तो उसका 25% अब हो गया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो अगर अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे तो 25% का हो गया, वैसे बुक में जो दिया होगा एट द रेट ऑफ 25% घटा देंगे। 25% किसका निकालेंगे, जो यहाँ पर अमाउंट बचा है, देखो इधर ये, इसको बिफोर टैक्स को काट कर हम प्रॉफिट फॉर द ईयर भी कर सकते हैं। जो क्वेश्चन जब स्टेटमेंट आप भी बनाते हो पॉइंट नंबर 5 पर आता है कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और आइटम टैक्स, तो ये प्रॉफिट वाला होता है। उसमें से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होगी, उसको घटा देंगे जो आएगा, तो इसको लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हम क्या करेंगे, हम इसमें से टैक्सेशन घटा देंगे। टैक्सेशन घटाने के बाद जो आएगा तो ये बोला जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। घटाने के बाद जो आएगा तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अब इसमें से हम डिविडेंड घटा देंगे, ठीक है। ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें से लिखेंगे लेस डिविडेंड। क्या घटाएंगे, डिविडेंड। अब डिविडेंड पहले कौन सा घटाएंगे, ऑन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड घटाने के बाद जो बचेगा तब इक्विटी शेयर का डिविडेंड घटाएंगे। कौन सा घटाएंगे, इक्विटी शेयर का। लेस करेंगे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, अगर हो तो डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर घटाने के बाद जो बचेगा, अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसर है तो उनका फिर घटेगा, अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसर है तो उनका डिविडेंड घटेगा। तो इसमें से लेस कर देंगे, लेस करेंगे डिविडेंड, या हम एडिशनल डिविडेंड के नाम से लिख सकते हैं, एडिशनल डिविडेंड टू पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर,
शेयर होल्डर, घटाने के बाद जो भी बचेगा ये हमारा आ जाएगा नेट अर्निंग। ये क्या आएगी? नेट अर्निंग। तो पहला हमारा जो मेथड था नेट एसेट वैल्यू मेथड था। दूसरा मेथड था हमारा इनकम और यील्ड मेथड, इनकम और यील्ड मेथड। तीसरा जो मेथड होगा वो होगा फेयर वैल्यू मेथड, फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड के अंतर्गत यहाँ पर दो टॉपिक इसके अंदर पार्ट इसके अंदर तीन हो जाते हैं। कौन कौन से? पहला हो जाता है इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर पहला हो जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, इसका फार्मूला जो बनता है वो होता है नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला बन जाता है। अब इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर के लिए यहाँ पर दो कंडीशन आती है, तो डिविडेंड हो सकता है और दूसरा अर्निंग हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर पहला केस लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा रेट ऑफ अर्निंग, रेट ऑफ अर्निंग इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर नेट अर्निंग इंटू 100 अपॉन में हो जाएगा नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू और कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड जो यहाँ पर होगी उसमें गुडविल इंक्लूड होनी चाहिए। यहाँ पर ये फार्मूला यहाँ पर लगाया जाएगा। तो यहाँ पर नेट अर्निंग हो गया, नेट एसेट वैल्यू या कैपिटल एम्प्लॉयड। कभी कभी क्या होता है गुडविल निकालने के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी होती है, तो उस कैपिटल एम्प्लॉयड में गुडविल को पहले ऐड करेंगे फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए हमने इस पर नेट एसेट वैल्यू भी लिख दिया है। इसका दूसरा पार्ट जो हो जाता है वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर फार्मूला हो जाता है रेट ऑफ अर्निंग इंटू पेडअप वैल्यू ऑफ, पेडअप वैल्यू ऑफ ईच शेयर अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हो जाएगा इसका दूसरा। अब इसका जो तीसरा पार्ट होता है, इसका जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड मतलब फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर फार्मूला हो जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर अपॉन 2। तो ये फार्मूला हो जाता है इसका। अब यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर नेट अर्निंग से बता देगा डिविडेंड होगा, तो इसी प्रकार उसमें यहाँ पर जो है डिविडेंड पैसे होता नहीं, इसके अंदर यहाँ पर डिविडेंड नहीं होता है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर नेट अर्निंग के हिसाब से लगेगी। नेट अर्निंग का इसमें फार्मूला हो जाएगा नेट, इसका रेट ऑफ अर्निंग निकालने का नेट अर्निंग अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। जो अगर बुक में देखो तो वहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा होगा। तो यहाँ पर क्या कंफ्यूजन कभी कभी क्रिएट होती है कि कैपिटल एम्प्लॉयड हमने गुडविल निकालते समय निकाला है, ऐसा तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड लिखी जाएगी, वो लिखेंगे तो गलत होगी। यहाँ पर वो कैपिटल एम्प्लॉयड लिखी जाएगी जो गुडविल की कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली गई है, उसमें गुडविल भी इंक्लूड करेंगे। तो इसे गुडविल इंक्लूड करने के बाद नेट एसेट वैल्यू आ जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर नेट एसेट वैल्यू लिख दिया है। नेट एसेट वैल्यू मेथड के अंतर्गत ही जब हमारे पास प्रेफरेंस शेयर दिए हों, व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स आर गिवन, जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी हूँ तब यहाँ पर थोड़ा सा फार्मूले में चेंज आता है। क्या, सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन आती है, पहली कंडीशन इसके अंदर है व्हेन
when refer to payment made of preference shareholders and its dividend. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर का जो है पेमेंट और डिविडेंड दोनों देने हों, जब दोनों दिए जाएं तब ऐसी सिचुएशन में फार्मूला हो जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा नेट एसेट वैल्यू माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये हो जाएगा। दूसरा इसी के अंदर दूसरा जो फार्मूला होगा वो होगा वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तब यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ये हमारा पहला केस बनता है। पहला केस क्या है? जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट और उसका डिविडेंड दोनों का पेमेंट किया जाए। When referred to payment made of preference share, यहाँ पर होल्डर नहीं कैपिटल होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इट्स डिविडेंड। जिस समय इसमें पहली कंडीशन हो गई जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिविडेंड दोनों देकर कर दिया जाए, तब ऐसी सिचुएशन में फार्मूला हो जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएगा नेट एसेट वैल्यू माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इसके बाद दूसरा इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो इसमें हो जाएगा डिविडेंड अपॉन में नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ये तो हो जाएगा पहला केस। दूसरा केस होता है यहाँ पर हो जाएगा when no prefer to payment made of preference share capital and its dividend। तो यहाँ पर जब दोनों का पेमेंट ना किया जाए, तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर। जब यहाँ पर पेमेंट ना किया जाए, ना तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट किया जा रहा है, ना ही डिविडेंड का किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में फर्म की वैल्यू का शेयर निकलेगा इन वैल्यू ऑफ शेयर। तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा नेट एसेट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ बोथ शेयर, यानी जितने भी प्रेफरेंस शेयर, जितने भी नंबर ऑफ और जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं, दोनों का यहाँ पर टोटल करके लिखेंगे। तीसरा केस हो जाएगा, थर्ड केस हो जाएगा when only prefer to payment made of प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ पर है जब केवल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ही पेमेंट किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ फार्मूला हो जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा नेट एसेट वैल्यू माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन नंबर ऑफ
इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तब ये फार्मूला हो जाएगा। ये तो हो गया इक्विटी शेयर निकालने का। अब इसके बाद क्या निकालना होगा, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट आएगा, फोर्थ केस, फोर्थ पार्ट जो इसके अंदर है वो होगा व्हेन ओनली प्रीफर टू पेमेंट मेड ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब यहाँ पर क्या है, केवल डिविडेंड का पेमेंट किया जाए, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू, फार्मूला हो जाएगा नेट एसेट वैल्यू इंटू नेट एसेट वैल्यू माइनस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ बोथ शेयर, नंबर ऑफ बोथ शेयर, नंबर ऑफ बोथ शेयर। अब यहाँ पर क्या होगा, अब हम यहाँ पर निकालेंगे वैल्यू ऑफ डिविडेंड पर शेयर, वैल्यू ऑफ डिविडेंड पर शेयर। फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब देखो, अब जब यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ शेयर निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ डिविडेंड पर शेयर निकाला है, हम अब यहाँ पे निकालना होगा वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर प्लस वैल्यू ऑफ डिविडेंड पर शेयर। तब यहाँ पर ये फार्मूला यूज हो जाएगा। तो ये फोर्थ केस का फार्मूला हो गया। एक छोटा सा करेक्शन है, जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस का जो सेकंड फार्मूला है वो थोड़ा सा उसमें गलत लिख गया। उसका फार्मूला होगा वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो जिसका भी वहाँ पर जो है गलत लिखा हुआ तो वहाँ पर अपना करेक्शन कर लेगा।